सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें ये छठा वीडियो है। और पहले के सारे वीडियोस यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। चलिए, आज 151 से 180 तक हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप अवश्य बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षण के मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाइए। कौन सा क्रम सही है ये बताने हैं। तो मदों की तैयारी, योजना या विश्वसनीयता या परीक्षण का परीक्षण। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपको बताने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सबसे पहले हम दो करेंगे, मतलब योजना। सबसे पहले हमको योजना बनानी है, ये पहला। दूसरा है तैयारी करनी है हमको। फिर फिर परीक्षण करना है कि जो कुछ भी हो वो सही है गलत है। फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन हमेशा लास्ट में आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है। कौन सा हो जाएगा छात्र केंद्रित, तो 152 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह चर्चा। फिर है निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो इसका क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री अर्थात प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारचित्रदर्शी ना, पारचित्रदर्शी जो है ये प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। फिर है नवक शिक्षार्थी के लक्षण। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, जैसे शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे प्रभावी शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम को प्रभावी करने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए सारे के सारे सही है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, बताइए इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। फिर है निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मनोविज्ञान। फिर आगे है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या चुनौती होती है सबसे बड़ी, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। क्योंकि आनंदप्रद बनाना ये हर किसी के वश में नहीं होता है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जा करके ये ऐसा होना संभव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छी तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षक के द्वारा। आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। आजकल के माता पिता जो है केवल परिणाम, मतलब है कि परसेंटेज को ही सबसे ज़्यादा अधिक बल देते हैं, तो ये किस प्रकार की वृत्ति है, वृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहयुक्त रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो बताइए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। फिर 163,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? कौन सा सही सहज ज्ञान युक्त सोच? ठीक है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। फिर है कि एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। तो कम से कम महत्व दिया जाता है किस में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद में। फिर है शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधि गतिविधि के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं, तो इसको क्रम से लगाना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर डी। पहले 3 आएगा आत्मसात होना, फिर 1 आएगा समायोजित, फिर 2 आएगा रूपांतरण, फिर 4 आएगा भिन्न मत होना। ये सब आपको लिख के नोट डाउन कर लेना है ताकि आप पेपर से पहले पहले इसको एक बार देख सकें। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसा नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस आधार पर वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? तो किस आधार पर? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है कारक। फिर है जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? जैसे हम किसी बच्चे को बोल दिए कि तुमने दी ये होमवर्क पूरा किया तो मैं तुमको मोबाइल में गेम्स खेलने के लिए दूंगा, तो ये कौन सा सिद्धांत है इसमें? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमांक प्रेमाक सिद्धांत, प्रीमैक सिद्धांत। फिर आगे चलते हैं। आगे है 170वां कि मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? मोर्फोग्राफ मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधारात्मक वर्तनी। ठीक है ना? फिर निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप है? तो रचनावादी ये कीवर्ड है, तो कौन सा है होगा ऐसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जो है रचनावादी दृष्टिकोण को ही बढ़ावा देते हैं। फिर हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। स्कीमा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी पेपर में आ सकता है। और इसका ये मतलब है यहाँ से यहाँ तक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मसात। हम बोलते हैं ना हमने आत्मसात कर लिया। आत्मसात मतलब कि अंदर एकदम मन में बैठ गया वो बात या ये गाना। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों, फिर प्रत्यक्ष रूप शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मचान या स्काफ फोल्डिंग। फिर है व्यवहार में परिवर्तन मतलब अधिगम, पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव,
और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मतलब किस सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है। इसमें क्या कहा कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो पर्यावरणीय प्रभाव के थ्रू होता है, शिक्षार्थी के भीतर कोई जन्मजात जो गुण है उसके द्वारा होता है। तो ये जो ऐसा होता है तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर है कि छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता के लिए स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। मतलब कोई भी जो अपने अंदर विश्वास विकसित करता है, तो कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है, तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाकॉग्निशन या मेटा अनुभूति। ये जो शब्द है ना, ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी व्याख्या भी। फिर शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें जब सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं, मतलब तो शिक्षक छात्र के अंदर क्या देखता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा का अभाव। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थक तथ्य, नियम, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांत इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है, तो सिद्धांत हो, नियम हो, इनको वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जा सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ संबंधी स्मृति या सेमेंटिक मेमोरी। इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, तो इंग्लिश को भी आपको ध्यान रखना है। फिर आज की लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडार और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। अब बताओ, सूचना का भंडारण मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करना, फिर पुनः प्राप्ति करना, फिर स्मृति प्रक्रियाओं की जागरूकता, तो ये किस शब्द के द्वारा हम इन सबको एक साथ बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, मेटा स्मृति। ठीक है ना, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।